हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने शुरू किया था हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंसेस, आज हम उसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने जा रहे हैं हमारा सेकेंड यूनिट। अब ये सेकेंड यूनिट इससे पहले हम कवर कर चुके हैं आपका फर्स्ट यूनिट में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था स्टेजेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी, कोई भी जब ड्रग डिस्कवर होती है तो कौन कौन सी स्टेजेस से होकर वो गुजरती है, यानी कि जब भी कोई ड्रग किसी लैब से मार्केट में आती है तो वो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करती है और क्यों इस पर्टिकुलर ड्रग की डिस्कवरी में 15 साल लग जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 15 साल लग जाते हैं। अब यहाँ तक तो हमारी ड्रग पूरा टाइम कंज्यूम करती है, लेकिन जो आपकी सेकेंड यूनिट है इसके अंदर हम मेजरली पढ़ते हैं 4 चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अब ये जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं आपके, जिसमें हम पढ़ेंगे IND के बारे में, NDA के बारे में, ANDA के बारे में और चेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, जब भी कोई नई ड्रग बनाई जाती है जिसे मार्केट में क्या करना है, सेल करना है, तो वो वेरियस स्टेजेस से होकर गुजर रही है। टारगेट आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, टारगेट वैलिडेशन हो रहा है, प्रोडक्ट कैरेक्टराइजेशन हो रहा है, फॉर्मेशन डेवलपमेंट हो रहा है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, देन क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, देन उसके बाद वो मार्केट में आ रही है। तो जब भी कोई भी ड्रग प्री क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टडीज को क्या कर लेती है, पास कर लेती है, और उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करने हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप रैंडमली किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को पकड़ोगे और उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल करना शुरू कर दोगे। तो एक फॉर्म फिल किया जाता है जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, और इसको हम एप्लीकेशन के फॉर्म में बोलें तो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, यानी कि INDA। ये जो फॉर्म है वो फिल किया जाता है आपका, ताकि एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में किसके पास भेजा जाएगा, किसी भी कंट्री की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में CDSCO काम करता है, US में US FDA काम करता है, अलग अलग कंट्रीज के अंदर उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज काम करती हैं। वो ये देखती हैं कि जो ड्रग है जिसके बारे में आपने प्री क्लिनिकल स्टडीज करी है, R&D का आपने डेटा सबमिट किया है, उसका प्रोडक्ट एंड कैरेक्टराइजेशन का डेटा आपके पास प्रेजेंट है, वो सारा डेटा सफिशिएंट है या नहीं है, उसको रिव्यू करने के बाद वो क्या देती हैं, परमिशन दे देती हैं कि आप क्लिनिकल ट्रायल्स को परफॉर्म करें। उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जब क्लिनिकल ट्रायल्स आपका परफॉर्म हो जाता है तो फेज 3 के बाद, सक्सेसफुली फेज 3 होने के बाद में एक एप्लीकेशन फाइल करी जाती है जिसको हम बोलते हैं NDA, यानी कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन। इस स्टेज के बाद में जो आपकी ड्रग है वो मार्केट में आ जाती है और उसके बाद स्टार्ट होता है उसके ऊपर फेज 4, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस के नाम से। उसके अलावा एक और टाइप की ड्रग है जो हम मार्केट में सबसे ज्यादा सुनते हैं, जिनको हम बोलते हैं जेनेरिक ड्रग्स, यानी कि जब किसी भी ओरिजिनल ड्रग का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करते हैं, उन ड्रग्स की एक जेनेरिक फॉर्म बनाते हैं। जेनेरिक फॉर्म क्या होती है, आपकी सेम ड्रग रहेगी, उसके साथ ही साथ उसी का जैसा कॉन्स्टिट्यूएंट, उसी का जैसा सॉल्ट, उसी का जैसा सेम फॉर्मुलेशन, वो चीपर प्राइस में बनाते हैं। वो आपका किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू अप्रूव होता है, ANDA के थ्रू। अगर हमें किसी भी न्यू ड्रग में या जेनेरिक ड्रग में कोई भी चेंजेस करने, उसका API चेंज करना है, प्रोडक्शन साइट चेंज करना है, तो उसके लिए हम चेंजेस के लिए एप्लीकेशन डालते हैं। तो इन सब के बारे में आज देखेंगे, ठीक है। चलिए क्लियर करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपने IND, यानी कि इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन के बारे में। देखो, सिंपल इंट्रोडक्शन अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, यहां पर सिंपल सा है कि आपने शुरुआत से कोई भी ड्रग जिसको क्या किया, डिस्कवर किया है, यानी कि वो न्यू केमिकल एंटिटी है। अब जो न्यू केमिकल एंटिटी है वो आपकी नई ड्रग है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करना है। तो आप एक क्या करेंगे, डायरेक्टली तो किसी को रैंडम लोगों के ऊपर करने नहीं लग जाएंगे। इसके लिए आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। अब वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपने आप में एक लार्ज डॉक्यूमेंट होता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आप सारा डेटा प्रोवाइड करेंगे। कौन कौन सा डेटा, आपके R&D का डेटा, जहां से आपकी पूरी ड्रग क्या हुई है, डिस्कवर हुई है, कैसे उसका फॉर्मुलेशन हुआ है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है, वो सारा डेटा रहेगा। उसके साथ साथ आप प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी कि जहां पर आपने एनिमल्स के ऊपर स्टडी किया है, उसका भी डेटा आप सबमिट करेंगे। सारा का सारा डेटा सबमिट करने के बाद इसके साथ आपको क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल्स का भी डेटा देना है, मतलब कि आप कैसे क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, कौन सी साइट रहेगी, कौन
इन्वेस्टिगेटर रहेगा, कौन कौन वहां पर पर्सनल रहेंगे, जो वॉलंटियर्स हैं उनके इन्फॉर्म कंसेंट साइन है या नहीं है, कौन कौन वॉलंटियर्स इन्वॉल्व होगा, ये सारा डेटा आप किसके पास भेजेंगे, रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास, यानी कि जो परमिशन देंगे आपको कि आप अपना क्लिनिकल ट्रायल्स को परफॉर्म कर सकते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास भेजेंगे। रेगुलेटरी अथॉरिटीज की जो बॉडीज हैं, जो चेक करने वाली बॉडीज हैं, वो क्या करेंगे, उसको पूरा रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद उन्हें लगता है कि जो सारी डिटेल्स एज पर द रिक्वायरमेंट ठीक हैं, देन आफ्टर वो अप्रूवल दे देंगे कि हाँ आप क्लिनिकल ट्रायल्स को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी डिटेल मिसिंग है, कहीं पर लगता है कि टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल ठीक से नहीं हो पाई, एनिमल में आपने जो स्टडी करी है वो ठीक से नहीं हो पाई है, तो वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे और वापस से पुराना डेटा है, जो भी डेटा है उसको अपडेट करने के लिए बोलेंगे, देन आपको रीसबमिट करना पड़ेगा डेटा। तो उसके बारे में ये एप्लीकेशन फॉर्म दी जाती है। सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो आपका एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन है, किससे की जाती है रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, आपका रेगुलेटरी अथॉरिटीज से, जिससे क्या है, परमिशन मिल सके, टू गेट द परमिशन फॉर कंडक्टिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स। यानी कि आईएनडी एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन है, किसके लिए भेजी जाती है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज के लिए, ताकि वो उसको रिव्यू करें और क्लिनिकल ट्रायल्स की परमिशन दे दें। जैसे ही परमिशन मिलती है, देन आप क्लिनिकल ट्रायल को स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहीं पर क्या है, अलग अलग टाइप्स की आईएनडीज आते हैं, यानी कि एप्लीकेशन तो आप फिल कर रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग टर्म्स के लिए, अलग अलग ड्रग्स के लिए, अलग अलग कंडीशंस में फिल की जाती हैं। सबसे मोस्ट पॉपुलर जो रहती है वो आपकी 90% हम बात करें, वो रहती है आपकी कमर्शियल आईएनडी। जैसा कि नाम बता रहा है कमर्शियल, यानी कि कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसने ड्रग को डिस्कवर किया है, वो क्या चाहती है, क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करना चाहती है, जिससे उस ड्रग का वो अप्रूवल लेके मार्केट में ड्रग को सेल कर सके, लॉन्च कर सके। तो वो इस ड्रग को हम बोलेंगे, उसको एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर कैटेगरी को बोलते हैं कमर्शियल आईएनडी। यानी कि वो कमर्शलाइजेशन के पर्पज से, मार्केट में सेल करने के पर्पज से ड्रग का क्या करना चाह रहे हैं, अप्रूवल चाह रहे हैं, उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करना चाह रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर ड्रग को हम बोलते हैं, उस टाइप को बोलते हैं आईएनडी एप्लीकेशन को कमर्शियल आईएनडी। ठीक है, उसके अलावा होती है नॉन कमर्शियल आईएनडी, यानी कि ये वो ड्रग रहेंगी या वो एप्लीकेशंस रहेंगी आपकी, वो आईएनडीज रहेंगे जहां पर कोई भी ड्रग जो नई डिस्कवर की गई है उसको मार्केट में लॉन्च नहीं करना। सर्टेन इमरजेंसी कंडीशंस हो सकती हैं, ट्रीटमेंट कंडीशन हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर कंडीशंस हो सकती हैं, उनके बेसिस पर क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं। पहला है आपका इन्वेस्टिगेटर आईएनडी। इन्वेस्टिगेटर आईएनडी का सिंपल मीनिंग, कोई भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फिजिशियंस ने क्या किया, फॉर द एक्सप्लोरेटरी पर्पस, फॉर सेटिंग द स्टैंडर्ड्स, क्लिनिकल ट्रायल्स वो कंडक्ट करना चाहते हैं। जो ड्रग के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, ट्रायल करना चाहते हैं, वो कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है, जस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन है, स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। तो वहां पर जो आईएनडी आप फाइल करेंगे वो होगी आपकी इन्वेस्टिगेटर्स आईएनडी। दूसरा है इमरजेंसी यूज के लिए, कोई एपिडेमिक, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है जहां पर रैंडमली आपको इमीडिएट बेसिस पर क्या करना है, क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट कराना है, जिससे कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, डिजीज से क्या कर सकें, बचाव कर सकें। उसके लिए जो आईएनडी फिल करी जाती है वो आपकी रहती है इमरजेंसी यूज ऑफ आईएनडी, यानी कि इमरजेंसी पर्पज से किसी ड्रग को क्या करना है, यूज करना है, यानी कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, देन आफ्टर उसको यूज करेंगे। तीसरी कंडीशन आती है आपकी ट्रीटमेंट आईएनडी। फॉर एग्जांपल, कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अब क्या है, कोई एक नई ड्रग है जो अंडर द ट्रायल है, बट अभी वो कंफर्म नहीं है कि उसका इफेक्ट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति की कैसी कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इमीडिएट उसको ट्रीटमेंट चाहिए, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम उन ड्रग्स का यूज कर सकते हैं ह्यूमंस के ऊपर, ताकि अगर हो सकता है उसको बचाव मिल जाता है, उसको ट्रीटमेंट मिल जाता है, वो बच जाता है। तो इस टाइप के हम आईएनडी को बोलते हैं ट्रीटमेंट आईएनडी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये डिफरेंट आईएनडीज के टाइप होते हैं। और जब भी आप आईएनडी एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो आईएनडी एप्लीकेशन में आपको बहुत सारा डेटा देना पड़ता है, जिन डेटास को हम मेजर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब वो जो 3 कैटेगरी क्या है आपकी, वो 3 कैटेगरी आपकी हैं, पहला है एनिमल फार्माकोलॉजी, और दूसरा आपका रहेगा क्लिनिक क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर इंफॉर्मेशन, और तीसरा आपका रहेगा क्लिनिकल प्रोटोकॉल एंड इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेशन। तो देखो, एनिमल फार्माकोलॉजी ये हमारा वही है जहां पर हमने क्या किया है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स को परफॉर्म किया। और जब हम प्री क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करेंगे तो हम बहुत सारी स्टडी करते हैं, उसकी फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक स्टडीज हमने देखी होंगी, टॉक्सिकोलॉजी स्टडी हमने देखी होंगी, बहुत सारे और अलग अलग पैरामीटर पर म्यूटाजेनिसिटी देखी होगी, एनिमल में कोई साइड इफेक्ट आ रहा होगा, एडीआर आ रहा होगा, वो सारा डेटा जहां पर हमने सेफ्टी
और इफिकेसी दोनों का डेटा देखा होगा, वो पूरा का पूरा डेटा जहां पर आपने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को यूज किया है वो सारा डेटा आप क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे किसमें, आईएनडी एप्लीकेशन में। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन, जहां भी जिस भी कंपनी में जिस भी जगह पर वो ड्रग बनी है, जो हमारी न्यू ड्रग है, न्यू केमिकल एंटिटी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन यानी कि उसका सीएमसी डेटा, कंट्रोल का डेटा, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा, आपका कंपोजिशन का डेटा, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिक्स है, कौन कौन से कोई अगर आपने सप्लीमेंट्स यूज किए हैं या फिर हम जिसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में कहें एक्सीपिएंट्स यूज किए हैं, उन सब का डेटा, उसका कंपोजिशन क्या है, प्रोड्यूसर कैसा है, स्टेबिलिटी कैसी है, डिसोल्यूशन कैसा है, जिस स्टैंडर्ड जिस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट यूज किए हैं वो कैसा है, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स ठीक है, टेस्टिंग उसकी कैसे करी गई है, वो सारा का सारा डेटा आप इंक्लूड करेंगे। उसके अलावा आप यूज करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे क्लिनिकल प्रोटोकॉल एंड इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेशन। जब भी क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करना होता है उससे पहले पूरी की पूरी क्लिनिकल ट्रायल की स्टडी को आपको एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है। कहाँ पर साइट रहेगी, कौन मेन इन्वेस्टिगेटर होगा, कौन कौन पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे, जितने वॉलंटियर्स हैं वो कौन कौन होंगे, हेल्दी वॉलंटियर्स आप कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उनसे इन्फॉर्म कंसेंट साइन कराएंगे, जो वहाँ पे एम्प्लॉय रहेंगे, जो पार्टिसिपेंट रहेंगे, हेल्थ प्रोफेशनल रहेंगे, वो उनका सिलेक्शन, वो हाईली एजुकेटेड हैं, एक्सपीरियंस है या नहीं है, डेटा कैसे संभाला जाएगा, आपका क्लिनिकल ट्रायल्स की डिज़ाइंस कैसी रहेंगी, क्लिनिकल ट्रायल्स कितने टाइम ड्यूरेशन का रहेगा, लिमिट उसकी कितनी रहेगी, जो पार्टिसिपेंट्स अगर वहाँ से छोड़ते हैं उनके बारे में आप क्या बोलेंगे, उनको क्या रिवॉर्ड देंगे, क्या कैसे मैनेज करेंगे, अगर ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल कोई आईडीआर आता है, किसी की डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में आप कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सारा का सारा डेटा आपके क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल में आता है, इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेशन में आता है, ये भी आपको इंक्लूड करना पड़ता है अपनी इन्वेस्टिगेटर जो फाइल रहती है, एप्लीकेशन रहती है उसके अंडर में। और देन इसके बाद आप क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को भेज देते हैं कहां पर, रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास। रेगुलेटरी अथॉरिटीज हमारी सीडीएससीओ या एफडीए में। एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट क्लियर जाननी जरूरी है, देखो अगर कोई ड्रग अमेरिका या हम कहें सीधी सी बात पर यूएस की मार्केट में सेल करनी है आपको, ठीक है, और एक ड्रग आपको सेल करनी है इंडिया की मार्केट में, ठीक है, तो यहां पर अगर इंडिया की मार्केट में सेल करनी है तो आप क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन को भेजेंगे कहां पर, इंडिया की रेगुलेटरी एजेंसी जो हमारा कौन सी है, सीडीएससीओ। लेकिन अगर वही ड्रग आपको सेल करनी है कहां पर, यूएस की मार्केट में, तो आप भेजेंगे उसको एफडीए के अंदर। तब जो क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म होंगे अकॉर्डिंग टू एफडीए परफॉर्म होंगे, अकॉर्डिंग टू एफडीए प्रोटोकॉल परफॉर्म होंगे। इंडिया के अंदर मार्केट में वो ड्रग सेल करनी है आपको, इंडिया के पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए यूज करनी है, देन सीडीएससीओ अप्रूव करेगा क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। तो ये बात बहुत ज्यादा क्लियर रखना एकदम दिमाग में। अब पूरा प्रोसेस समझते हैं। देखिए एप्लीकेंट कौन हो सकता है, एप्लीकेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी हो सकती है जिसने नई ड्रग बनाई है, स्पॉन्सर कोई भी फार्मा कंपनी या कोई भी ऐसी एजेंसी जिसने क्या किया, ड्रग को डिस्कवर किया, वो क्या करेगा, एप्लीकेशन फाइल करेगा। अब वो एप्लीकेशन कौन सी होगी, जिसको हम बोलते हैं IND, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अगर हम FDA के पास सबमिट कर रहे हैं और हम इसमें FDA के बारे में पढ़ रहे हैं, तो FDA क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को रिसीव करेगा। अब FDA डायरेक्ट तो काम नहीं करेगा, तो उसके नीचे उनकी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं सेंटर फॉर ड्रग इवैल्यूएशन एंड रिसर्च। अब ये रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर एक सब कमेटी है CDER, ये क्या करती है, आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन, IND की एप्लीकेशन को क्या करेगी, रिव्यू करेगी, थॉरोली उसको चेक करेगी। अब इसमें क्या क्या डेटा इंक्लूड होना चाहिए, तो सबसे पहली बात है इसमें मेडिसिनल यानी कि ड्रग की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं मेडिसिनल बेसिस पर, कैसे उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए वो सारा डेटा रहेगा। केमिस्ट्री का डेटा रहेगा, केमिस्ट्री में आपने कौन कौन सी प्रोफाइलिंग करी है, उसकी केमिकल इफेक्ट कैसे हैं, कैसे उसकी बाइंडिंग हो रही है, सारे का सारा डेटा ड्यूरिंग द ड्रग डेवलपमेंट जो हुआ है। फिर फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा, ये हमारे एनिमल स्टडीज से आएगा, कैसे अपने एनिमल्स के ऊपर स्टडी परफॉर्म की, क्या टॉक्सिसिटी प्रोफाइलिंग रही, ED50 किया, LD50 कैसा, एक्यूट ओरल टॉक्सिसिटी कितनी है, क्रोनिक टॉक्सिसिटी कितनी है, वो सारे के सारे डेटा आपको इंक्लूड करना है एनिमल में। स्टैटिस्टिकल डेटा, आपने जो भी डेटा दिया है क्या वो स्टैटिस्टिकली फिट है, ऐसा तो नहीं है कोई स्टैटिस्टिक एरर है, डेटा में कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, सिंपल सी ये बात है। तो इन चारों टाइप का जब डेटा रिव्यू करती है आपकी कौन CDER, तो उसके बाद होता है आपका सेफ्टी रिव्यू, यानी कि ड्रग क्लिनिकल ट्रायल से परफॉर्म करने के लिए ह्यूमंस के ऊपर सेफ है या नहीं है। आप सेफ्टी रिव्यू करेंगे, ये चेक करेंगे ड्रग के अंदर जो प्रॉपर्टी है कहीं ऐसा तो नहीं जहां पर ड्रग हमारी क्या है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक तो नहीं है, जो डेटा मिला है उसमें एनिमल्स की बहुत ज्यादा डेथ तो नहीं हो रही है, डेथ तो नहीं हो, लीथल तो नहीं है, ये सारा का सारा जब आप डेटा चेक करेंगे तो सेफ्टी रिव्यू होगा। अगर आपकी ड्रग सेफ्टी रिव्यू में पास होती है,
पास होती है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर ये इसमें पास होती है तो क्या होगा, सेफ्टी एक्सेप्टेबल होगी और स्टडी आगे चली जाएगी। लेकिन अगर सेफ्टी रिव्यू में आपका जो एप्लीकेशन है या ड्रग है वो फेल हो जाती है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल्स के डिसीजन को होल्ड कर दिया जाएगा और नोटिफाई कर दिया जाएगा स्पॉन्सर्स को कि आप जो है और डेटा प्रोवाइड करो, जिससे क्या है हम डिसाइड कर सकें कि जो आपकी ड्रग है वो सेफ है या नहीं है, क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करने लायक है या नहीं है, ये आपका नोटिफाई कर दिया जाता है। स्पॉन्सर वापस से न्यू डेटा सबमिट करता है सेफ्टी प्रोफाइलिंग के लिए, वो बहुत सारे एविडेंसेस देता है, प्रूफ देता है। देन आफ्टर क्या होगा, वापस से सेफ्टी रिव्यू होता है और उसके बाद में आगे का प्रोसेस चलता है। जहां पर सेफ्टी रिव्यू जब हो जाता है, ड्रग की सेफ्टी के बारे में स्टडी आगे बढ़ा दी जाती है, तब यहां पर रिव्यू हो जाता है कंप्लीट। और उसके बाद में क्या है, जैसे रिव्यू कंप्लीट हो जाता है, ड्रग एक्सेप्टेबल हो जाती है और उसको क्या कर दिया जाता है, कोई डिफिशियंसी नहीं है तो स्टडी आगे चली जाएगी। यानी कि आप क्या करेंगे, अब यहां से क्या करेंगे, ड्रग के ऊपर, ड्रग को लेके क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर रिव्यू कंप्लीट होने के बाद एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर आपको जो स्पॉन्सर है उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपकी जो ड्रग है उसमें कोई कमी है, अगर यहां पर कोई डिफिशियंसी है ड्यूरिंग द सेफ्टी रिव्यू, तब भी आपकी ड्रग क्या है वापस से भेजी जाएगी री डेटा सबमिट करने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है जहां पर आप स्पॉन्सर एज अ स्पॉन्सर ड्रग के रिव्यू को सबमिट करते हैं और वहां के जो पर्टिकुलर एजेंसीज हैं वो चेक करती हैं। अब यही सेम प्रोसेस अभी हमने जस्ट देखा कि एफडीए के अंदर सारा प्रोसेस कैसे चलता है। अब वही ड्रग हमको क्या करनी है इंडिया के अंदर, यानी कि आईएनडी अप्रूवल का प्रोसेस इंडिया के अंदर है, तो क्या प्रोसेस होएगा, तो इंडिया के अंदर हमारी मेन जो कमेटी है वो है आपकी CDSCO। अब ये जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है ये रिस्पॉन्सिबल करती है आपके ड्रग के अप्रूवल के लिए, ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करने के लिए। तो यहां पर आपको सबमिट करना होता है। तो यहां पर क्या है, IND अप्रूवल प्रोसेस इंडिया गवर्न बाय द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारा CDSCO। और ये किसके अंडर में आता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड एक जो हमारा पहले इसके अंदर शेड्यूल बाई था, अब जो शेड्यूल बाई है क्लिनिकल ट्रायल्स को होल्ड करता था या क्लिनिकल ट्रायल्स को गवर्न करता था। अभी जो रिसेंटली आया है न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019, ये फॉलो करता है, जिससे क्या प्रोसेस बहुत ज्यादा फीजिबल हो गया है। क्लियर है यहां तक? अब सुन लेते हैं। देखो यहां पर क्या होगा, आप क्या करेंगे, IND एप्लीकेशन फिल करेंगे, वो सारा डेटा आप भेजेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। अब यहां पर क्या है, DCGI रिसीव करेगा क्लिनिकल ट्रायल एप्लीकेशन। अब DCGI कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहां पर जो DCGI है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपका क्या करता है, एप्लीकेशन रिसीव करता है। DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये मेन पर्सन होता है, हेड होता है आपके CDSCO का। ये अप्रूव करता है ड्रग के अप्रूवल के लिए, क्लिनिकल ट्रायल अप्रूवल के लिए। लेकिन बिफोर यहां पे ये फाइनल डिसीजन ले, उससे पहले क्या होता है, CDSCO के अंदर एक होती है हमारी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, जिसको हम सेक कमेटी के भी नाम से जानते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि IND के अंदर जो भी डेटा प्रोवाइड किया गया है, ड्रग प्रोफाइल से रिलेटेड, प्री क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड, ड्रग फॉर्मुलेशन से रिलेटेड, उसके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, ऑल द डेटा जो ड्यूरिंग द ड्रग डिस्कवरी हुआ है, उसको रिव्यू कौन करेगी, सेक कमेटी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी। अब यहां पर क्या है कि अगर इस पर्टिकुलर कमेटी ने क्या कर दिया, डेटा रिजेक्ट कर दिया, यानी कि आपके IND एप्लीकेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई फ्लॉज है, हम इसको आगे परमिशन नहीं दे सकते कि आप क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करेंगे। देन यहां से आपका एप्लीकेशन जाता है टेक्निकल कमेटी के पास में। अब टेक्निकल कमेटी क्या करती है, टेक्निकल कमेटी फिर से पूरा डेटा रिव्यू करती है और चेक करती है कि कहीं पर कोई कमी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इनको सही लगता है, टेक्निकल कमेटी को डेटा सही लगता है, और ये क्या कर सकती है, सेक कमेटी को ओवरराइड कर सकती है। यानी कि ये सेक कमेटी को वापस नहीं पूछेगी, उससे नहीं कंसल्ट करेगी कि आपने डेटा सही किया नहीं चेक किया, यानी कि ये उसको ओवरराइड कर सकती है। अगर ये ओवरराइड कर सकती है तो ये डिसीजन ले सकती है कि क्या करना है, आपको ड्रग के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स का अप्रूवल दे देना है। सिंपल समझिए। देखिए IND एप्लीकेशन लिया आपने, किसको भेजा, CDSCO को भेजा। CDSCO में DCGI जो है वो अप्रूव करेगा कि आपको क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करने हैं या नहीं करने हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद वो जो डेटा जाता है, एप्लीकेशन जाता है, वो जाता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के पास में। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी पूरा का पूरा डेटा रिव्यू करती है, पूरी फाइल पढ़ती है, सारा डेटा स्टैंडर्ड है, ऑथेंटिकेटेड है, सही है नहीं सही है। अगर वो डेटा रिजेक्ट कर देती है तो उसके बाद कहाँ जाता है वो फाइल, आपकी एप्लीकेशन जाती है टेक्निकल कमेटी के पास। टेक्निकल कमेटी वापस से उसको रीचेक करती है, पूरा डेटा एवेलुएट करती है। इफ उसे लगता है कि डेटा सही है, सेफ है, कि हाँ इस ड्रग का क्या कर दिया जा सकता है, क्लिनिकल ट्रायल
परफॉर्म किए जा सकते हैं, तो वो वापस से सेक कमेटी से नहीं पूछेगी, फाइनल डिसीजन लेगी, यानी कि टेक्निकल कमेटी इसको ओवरराइड कर सकती है, ओवर रूल कर सकती है कि हाँ ये डिसीजन ले सकती है। उसके बाद क्या है, ये एक स्पेसिफिक फाइल बना के भेजेगा, समरी फाइल बना के भेजेगा डीसीजीआई के पास, डीसीजीआई उसको रिव्यू करेगा, देन उसको अप्रूवल कर देगा। यहां पर दो काम चलते हैं, पैरेलल काम चलते हैं। आईएनडी का जो एप्लीकेशन है आप दो कमेटी को और भेजेंगे, एक है आपकी इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी और दूसरी है आपकी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, यानी आईएसी इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी और इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। ये क्या करते हैं, ये एंश्योर करते हैं ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल पेशेंट के जितने भी राइट्स हैं उनके बारे में ये देखेंगे। इनका मेन काम रहता है कि पूरा का पूरा क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल को पढ़ें, जितना भी क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल है उसके अंदर ये चेक करते हैं जितने भी वॉलंटियर या पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे इन्फॉर्म कंसेंट साइन कराया गया है या नहीं कराया गया है, उनको क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स, आफ्टर द क्लिनिकल ट्रायल्स। अगर किसी भी पेशेंट को कोई मेंटल प्रेशर होगा, मेंटल प्रॉब्लम होगी, सिकनेस होगी, तो उन सब के जितने भी राइट्स हैं उसके लिए गवर्न करते हैं ये दोनों कमेटी। और ये कमेटी अप्रूवल तो देते हैं, इनके बिना आप क्या कर सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म नहीं कर सकते इंडिया के अंदर। साथ ही साथ ये ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स भी इन्वॉल्व रहते हैं आपके पूरे के पूरे क्लिनिकल ट्रायल्स में, जब तक ड्रग अप्रूव नहीं हो जाती, मार्केट में नहीं आ जाती। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर हमारा जो मेन व्यक्ति है वो है सीडीएससीओ, जो कि ओवरसीज करता है ड्रग अप्रूवल एंड क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करने में। डीसीजीआई मेन पर्सन है जो परमिशन देता है कि आप क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ आईएनडी एप्लीकेशन। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी साइंटिस्ट और बहुत सारे एक्सपर्ट्स की कमेटी होती है जो पूरा का पूरा आईएनडी डेटा को क्या करती है, वेरीफाई करती है, इवेलुएट करती है, जिससे क्या है चेक कर सके कि आपकी ड्रग है या नहीं है। आईएसी कमेटी यानी कि इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी, या फिर हम कहें इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी, ये काम करती है आपके सेफ्टी रिलेटेड, प्रोटोकॉल रिलेटेड, कि आपके पेशेंट्स के राइट जो है वो रिजर्व है या नहीं है। आरसीजीएम रिव्यू कमेटीज ऑन जेनेटिक्स बेसिस या जेनेटिक मैनिपुलेशन, ये एक स्पेसिफिक कमेटी है जो कि आपके बायोलॉजिक्स या जीन थेरेपीज की जो ड्रग्स होती हैं उनके लिए स्पेसिफिक काम करती है। अगर कोई ड्रग बायोलॉजिक्स कैटेगरी की है या जीन थेरेपी से रिलेटेड है तो उसको ये पर्टिकुलर कमेटी चेक करती है, उसके बाद परमिशन मिलती है कि आप क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम ये इंडिया के अंदर प्रोसेस चलता है, तो आप याद रखना। इसके बाद इंडिया में अगर हम स्टेप वाइज देखें और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखें कैसे काम करता है, तो आप पहले स्टेप में क्या करेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्री आईएनडी मीटिंग। ये ऑप्शनल होता है। अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी चाहती है कि मुझे इंडिया के अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करने हैं, तो वो क्या करेगी, सीडीएससीओ के कुछ एक्सपर्ट के साथ में एक प्री मीटिंग या प्री आईएनडी मीटिंग परफॉर्म कर लेती है, चेक कर लेती हैं। उसके बाद में क्या है, उस पर्टिकुलर मीटिंग में वो सारे डिस्कशन इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं, ताकि स्पेसिफिक जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स या क्लिनिकल ट्रायल्स का परफॉर्म करना है और आईएनडी एप्लीकेशन फाइल करना है, सबमिट करना है, उसमें सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। पहले क्या होगा, प्री आईएनडी मीटिंग होगी, स्पॉन्सर कंसल्ट करता है सीडीएससीओ के मेंबर्स के साथ में, ड्रग के डेवलपमेंट रेगुलेशन में वो डेटा सारा दिखाता है, उसमें एक सहूलियत ये मिल जाती है कि आप क्या कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो अप्रूवल के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। स्टेप 2 में आपका ये होगा, आईएनडी एप्लीकेशन सबमिशन होता है। मीटिंग के बाद क्या करेंगे, आईएनडीए का पूरा एप्लीकेशन, पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा और ये डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद सबमिट कर दिया जाता है सीडीएससीओ के लिए, जिसको हम क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर्म CT4 बोलते हैं, प्री क्लिनिकल डेटा। अब इसमें कौन कौन से डेटा, जैसे मैंने बताया था, प्री क्लिनिकल का डेटा देंगे आप CMC डेटा देंगे, क्लिनिकल प्रोटोकॉल देंगे, क्लिनिकल ब्राउचर देंगे, इन्फॉर्म कंसेंट का डेटा देंगे, आईएसी एथिकल अप्रूवल का भी डेटा देंगे, रिस्क असेसमेंट और सेफ्टी का डेटा देंगे, ठीक है, आपके केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और कंट्रोल जो भी है आपका, उस सब का डेटा देंगे। उसके बाद क्या होगा, सीडीएससीओ के अंदर जाएगा और वहां पर हमारी इवेलुएट करेगी सेक कमेटी। सेक कमेटी को लगता है कि सारा का सारा डेटा ठीक है, तब वो क्या करेगी, आगे भेज देगी, वहां से टेक्निकल कमेटी देखेगी, टेक्निकल कमेटी उसको चेक करने के बाद किसके पास भेज देगी, डीसीजीआई के पास। डीसीजीआई के पास ये पावर होती है कि या तो वो हमारे उस एप्लीकेशन को क्या करे, अप्रूव कर दे या रिजेक्ट कर दे। और ये स्टार्टिंग में जब इन्हें लगता है कि सारी चीजें सही हैं, डेटा जो भी प्रोवाइड किया है वो ऑथेंटिकेट है, बढ़िया है, ड्रग की सेफ्टी प्रोफाइल अच्छी है, तो ये पहले परमिशन देते हैं। इंडिया में याद रखना, सबसे पहले जो परमिशन मिलती है वो फेज 1 के लिए मिलती है। फेज 1 आपका सेफली परफॉर्म हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती। देन आफ्टर आप क्या कर सकते हैं, फेज 2 परफॉर्म कर सकते हैं, फेज 3 परफॉर्म कर सकते हैं और उसके बाद एनडी एप्लीकेशन फाइल करके आप ड्रग को अप्रूव करा सकते हैं। अब देखो, जब भी कोई ड्रग
IND एप्लीकेशन फाइल करी जाती है तो मिनिमम 30 डेज लगते हैं उसकी स्क्रीनिंग होने में, और उसके बाद सेक यानी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी 45 से 90 डेज के अंदर पूरा का पूरा IND एप्लीकेशन रिव्यू करती है, और विद इन इस सारे के सारे प्रोसेस में आपके 90 डेज DCGI डिसीजन लेने में लगाता है, और उसके बाद अप्रूवल दे देता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स को परफॉर्म करते हैं। टोटल अगर हम मंथ की बात करें तो 3 to 6 मंथ लग जाते हैं इंडिया की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग क्लिनिकल ट्रायल अप्रूवल करने के लिए। अब जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए थे 2090s में, आपके न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल जो आए थे, उनमें फास्ट ट्रैक और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के लिए ड्रग के लिए क्या कुछ वेवियस मिल जाते हैं, उनको इमरजेंसी बेसिस पर क्लिनिकल ट्रायल्स के अप्रूवल मिल जाता है। तो ये याद रखिएगा आप। अब तो यहां तक मुझे लगता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स का पूरा प्रोटोकॉल आपको समझ में आ गया होगा कि क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करने के लिए जो भी आपकी एप्लीकेशन IND फाइल करी जाती है, FDA और CDSCO में अलग अलग प्रोटोकॉल्स चलते हैं। अब यहां पर स्टेज आती है आपकी जो ड्रग है वो क्लिनिकल ट्रायल्स में है। फेज 1 आपका कंप्लीट हो गया है, देन आपका फेज 2 कंप्लीट हो गया है। फेज 2 सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद आप आ गए हैं अपने फेज 2 में, ये सब फेज 3 में। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज होता है। यहां इस पर्टिकुलर फेज को पास करने के बाद ड्रग मैक्सिमम टाइम अप्रूव ही हो जाती हैं। तो NDA का काम क्या है, जैसा कि नाम लिखा है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, यानी कि जो भी ड्रग आपने डिस्कवर करी है अब वो एप्लीकेशन में आनी चाहिए, मार्केट में आनी चाहिए, उसको एप्लीकेशन में लाना है, तो उसके लिए फाइल किया जाता है आपका NDA। तो NDA क्या होता है, NDA एक एप्लीकेशन होता है। अब देखो यहां पर भी बहुत सारा डेटा लगता है जब आप क्या करते हैं, ड्रग के अप्रूवल के लिए भेजते हैं। यहां पर NDA अगर आपको इंडिया के मार्केट में लॉन्च करनी है तो आप कहां भेजेंगे, CDSCO के पास भेजेंगे। US FDA की मार्केट में, US की मार्केट में लॉन्च करनी तो FDA के पास भेजेंगे। तो यहां पर क्या है, एक पर्टिकुलर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, जो स्पॉन्सर होता है फॉर्मली रिक्वेस्ट करता है FDA से या फिर CDSCO से कि आप इस पूरे के पूरे न्यू ड्रग के डेटा को, डिटेल डॉक्यूमेंट जो रहेगी उसको वेरीफाई करें, हमने क्लिनिकल ट्रायल्स को सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिया है और अब ड्रग को परमिशन दे दे ताकि हम उसको मार्केट में लॉन्च कर सकें। और इसी के बाद पेटेंट भी फाइल किया जाता है। आपका कौन कौन सा NDA का मेन गोल रहता है, पहला रहता है कि जो ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल आपकी जो ड्रग है वो सेफ होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, और इसका जो यूज है और बेनिफिट्स हैं वो डेंजर से कम होने चाहिए। यानी कि आपकी जो नई ड्रग है, पहली बात वो सेफ होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, और कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग या डेंजर जैसा कुछ भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आप उस ड्रग के ऊपर लेवलिंग करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन देंगे, ईच इतने mg इतना कंटेन करता है, ये साइड इफेक्ट्स हैं, क्लिनिकल इंडिकेशंस क्या है, स्टोरेज कंडीशन क्या है, वो प्रॉपर रीजनेबल और इंक्लूडेड होने चाहिए। इसके अलावा प्रोडक्शन प्रोसीजर, क्वालिटी कंट्रोल्स एम्प्लॉयड, जो भी सारी की सारी चीजें ड्यूरिंग द ड्रग है उसकी क्वालिटी को लेके, आइडेंटिटी को लेके, स्ट्रेंथ को लेके, प्योरिटी को लेके, अप्रोप्रिएटनेस को लेके, ऑथेंटिसिटी को लेके, वो सारा का सारा डेटा क्या होना चाहिए, ऑथेंटिकेट होना चाहिए। ये NDA का मेन गोल होता है। उसके बाद जब ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन फाइल करी जाती है तो फिर वही हमारी CDER, सेंटर फॉर ड्रग इवेल्युएशन एंड रिसर्च, इस कमेटी के पास जाता है और इस पर्टिकुलर फॉर्म को क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, और इवेल्युएट करने के बाद वो चेक करते हैं कि सारा का सारा डेटा सफिशिएंट है या नहीं है। अब इसमें भी क्या हो जाता है कि कई सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो जिनके लिए हम NDA फाइल कर सकते हैं। पहला है हमारा न्यू मॉलिक्यूलर एंटिटी। ये सबसे ज्यादा कहा जाए मेन चीज रहता है। 90% में न्यू मॉलिक्यूलर एंटिटी, यानी कि जो ड्रग स्टार्टिंग से लैब में आपने उसको सिंथेसाइज किया, डिस्कवर किया और मार्केट में लॉन्च करना है, एकदम न्यू केमिकल एंटिटी है, इससे पहले ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, NDA फाइल करेंगे फॉर द ड्रग अप्रूवल के लिए। अगर कोई न्यू सॉल्ट प्रीवियसली अप्रूव्ड ड्रग का है, कोई उसका नया सॉल्ट है, उसके अंदर आपने चेंजेस कर दिए, देन आफ्टर आप उसको अप्रूवल कराने के लिए आपको NDA फाइल करना पड़ेगा। न्यू फॉर्मुलेशन फॉर प्रीवियसली अप्रूव्ड ड्रग, यानी कि जितनी भी ड्रग्स हैं जिनको रीपर्पस करना है किसी और पर्टिकुलर डिजीज के लिए, उसके लिए भी आप NDA फाइल करेंगे। न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ड्रग, जो एग्जिस्टिंग ड्रग है उनका नया कॉम्बिनेशन एक लॉन्च कर दिया, जैसे कि पैरासीटामोल और क्या कहते हैं एसिलोफ्लेक्काम कॉम्बिनेशन लॉन्च करते हैं, ऐसे आपने कैफीन और ऐड कर दिया उसके अंदर, तो एक नया कॉम्बिनेशन बन गया। उस नए कॉम्बिनेशन
एप्लीकेशन के लिए आप क्या करेंगे, एनडीए फाइल करेंगे, देन अप्रूवल मिलेगा आपको नए जो ड्रग रहती है उसके लिए। ऑलरेडी मार्केटेड ड्रग जो प्रोडक्ट है, डुप्लीकेशन बाय न्यू मैन्युफैक्चरर, उसके लिए भी आपको एनडीए फाइल करना पड़ता है। 4 टाइप के यूएस के अंदर क्या होता है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एनडीए रहता है। बायोलॉजिक्स कैटेगरी की अगर कोई ड्रग है तो बीएलए एप्लीकेशन, बायोलॉजिकल लाइसेंस एप्लीकेशन फिल करी जाती है। इसके अलावा एप्लीकेशन 505(b)(2) पेपर एनडीए रहता है, और सप्लीमेंट अगर कोई ड्रग एप्लीकेशन देना है तो एसएनडीए फाइल किया जाता है। अब इनको समझ लेते हैं। देखो, कोई भी एक नई ड्रग, अब एनडीए की रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है, जब भी आपको ड्रग के अप्रूवल के लिए फॉर्म फिल करना है, यानी कि एनडीए का फॉर्म फिल करना है, तो आपके पास क्या क्या डेटा होना चाहिए। पहली बात, कंटेंट एंड फॉर्मेट एप्लीकेशन। आप जो भी एनडीए के बारे में, ड्रग के बारे में, उसमें अप्रोप्रिएट लिखा हुआ होना चाहिए। आपका जो एप्लीकेशन है किस पर्पज से है, उसके अंदर सारा का सारा ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए, स्टैंडर्ड तरीके से रखा होना चाहिए। फॉर्मेटिंग, असेंबलिंग, सबमिटिंग न्यू ड्रग एंड एंटीबायोटिक्स एप्लीकेशन, जितनी भी आपके जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड डेटा जो आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया गया उसमें करना है। अगर कोई नई ड्रग है या एंटीबायोटिक्स है तो उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग होनी, असेंबलिंग होनी चाहिए, देन आप उसको फाइल करेंगे। इसके साथ में एनडीए के साथ में एक समरी डेटा भी दिया जाता है, एनडीए समरी फॉर्मेट एंड कंटेंट जो भी होता है वो दिया जाता है। एनडीए का टेक्निकल सेक्शन होता है जहां पर टेक्निकल डॉक्यूमेंट रिलेटेड सारी की चीजें रहती हैं, जिसमें आप सीटीडी जो फिल करते हैं, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, वो भी आपको सबमिट करनी होती है। और अगर एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन है तो उसका अलग से डेटा देना पड़ता है। अब एक एक करके हम समझ लेते हैं कंटेंट क्या रहता है आपका एंड फॉर्मेट क्या रहता है किसी भी एनडीए एप्लीकेशन का। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जितना भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड गाइडलाइन है एनडीए के फॉर्म को फिल करने की, या एनडीए के एप्लीकेशन जो रिक्वायर्ड करता है स्टैंडर्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, आप क्या करेंगे, वो सारा का सारा डेटा इंक्लूड करेंगे जो कि इसेंशियल डेटा है, इंफॉर्मेशन जनरेशन ड्यूरिंग द प्रोडक्ट एंड आरएनडी, ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल जितना हुआ है, प्रोडक्शन जितना हुआ, आरएनडी में जितना हुआ है, वो सारा का सारा डेटा आपको इंक्लूड करना है कंटेनर फॉर्मेट एप्लीकेशन में। उसके अलावा फॉर्मेटिंग, असेंबलिंग एंड सबमिटिंग न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जिस तरीके से एनडीए रेगुलेशन देता है, गाइडलाइन देता है, उस हिसाब से आपको असेंबल करना सारा का सारा डेटा। उसके अलावा आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट कैसा रहेगा, उसमें आपकी एक आर्चिवल और रिव्यू कॉपीज होंगी। आर्चिव वाली जो हम बात करें, आर्चिवल जो कॉपी रहती है उसके अंदर वो सारा डेटा रहता है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। मतलब एक समझो, एक आप जब बुक तैयार कर रहे हैं तो आपके पास कुछ रफ नोट्स भी होंगे, कुछ सिलेक्टिव नोट्स भी होंगे, कुछ चीजें भी होंगी, देन आपकी एक फाइनल बुक तैयार होगी। तो जहां पर रॉ डेटा है, मैनिपुलेटेड तो नहीं है, और स्टैंडर्ड डेटा है, वो सारा का सारा डेटा रहता है आपका आर्चिवल कॉपी। ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉपी होती है, ये भी सबमिट करी जाती है, जिससे क्या है, रेफरेंस सोर्स मिल सके एफडीए के रिव्यूअर्स के लिए। और फिर एक फाइनल रिव्यू कॉपी भेजी जाती है जिसके अंदर ऑर्गेनाइज डेटा होता है, 5 और 6 सेक्शंस के अंदर एक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट होती है, वो फिल करी जाती है। इसके अंदर जो आपका मस्ट, ये 5 टाइप का जो डेटा होता है उसके अंदर क्या क्या रहता है आपका, इसके लिए हमारे पास रहते हैं ओवरव्यू, एप्लीकेशन, इंडेक्स, स्पेसिफिक रिव्यू सेक्शन रहता है, ये सारी की सारी चीजें रहती हैं। इसके अलावा जब भी एप्लीकेशन को आप असेंबल करेंगे तो उसका एक प्रोटोकॉल रहेगा, पेपर साइज एंड बाइंडिंग एज पर द एफडीए रिक्वायरमेंट, सप्लीमेंट एंड अमेंडमेंट और पोस्ट मार्केटिंग रिपोर्ट्स रहेंगी। पेज नंबरिंग, पैगिनेशन अच्छे से होना चाहिए जैसे रिक्वायर्ड होता है। पैकेजिंग, कार्टून किस पर्टिकुलर कार्टून में भेजना है उसका भी रेगुलेशन और गाइडलाइन रहता है। वॉल्यूम साइज और आइडेंटिफिकेशन कैसा होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें इंश्योर करनी पड़ती हैं बिफोर सबमिटिंग द एनडीए एप्लीकेशन। अब इसकी अगर हम समरी की बात करें फॉर्मेट एंड कंटेंट के बारे में, तो एनोटेटेड पैकेजिंग आपको रखनी पड़ती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट के ऊपर स्पेसिफिक लेवलिंग रखनी पड़ती है, रेफरेंस टू वॉल्यूम एंड पेज नंबर, यानी कि जब भी आप डेटा भेजेंगे तो समरी टेक्निकल पार्ट्स, यानी कि आपका जो डेटा है एनडीए का एप्लीकेशन है वो पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, लेवल्ड होना चाहिए, रेफरेंस तरीके से होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, नंबर्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, और उसके अंदर समरी एंड टेक्निकल पार्ट्स अलग से रखे हुए होने चाहिए। आप इसके साथ में क्या करेंगे, फार्माकोलॉजिकल डेटा देंगे, फार्माकोलॉजिकल क्लास देंगे, क्लिनिकल बेनिफिट्स का वगैरह डेटा देंगे। कंसाइज स्टेटमेंट होगी कि जो हमारी ड्रग है वो किस पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल क्लास की है, साइंटिफिक उसकी बेसिस क्या है, किस पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए वो यूज होगी, पोटेंशियल क्लिनिकल एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि पूरी फार्माकोलॉजिकल क्लिनिकल प्रोफाइल्स का डेटा देंगे। केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल, यानी कि सीएमसी, आपका जो डेटा ड्यूरिंग द ड्रग डेवलपमेंट लिया गया है ड्रग सब्सटेंस का, वो आपको प्रोवाइड करना है।
क्या उसकी केमिस्ट्री प्रोफाइल है, कैसे वो बनाया गया था, किस कंटेनर में सूटेबल रहेगा, क्या स्टोरेज कंडीशन है, क्या कंपोजिशन है, वो सारा डेटा आपको कंपाइल करना है। कंपोजिशन, डोजेस फॉर्म, नेम, एड्रेस, मैन्युफैक्चरर, कंटेनर कैसा रहेगा, क्लोजर सिस्टम कैसा है, स्टेबिलिटी कैसी है, स्पेसिफिकेशन क्या है, सारी डिटेल आप इसमें इंक्लूड करेंगे। उसके अलावा फॉरेन मार्केटिंग हिस्ट्री, ऐसा तो नहीं कि वो जो आपकी ड्रग है किसी और कंट्री में ऑलरेडी सेल हो रही है या किसी और कंट्री में अप्रूव्ड है। अगर वो अप्रूव्ड है तो वहां का भी अप्रूवल डेटा और वहां की सारी रिपोर्ट्स आपको सबमिट करनी पड़ेंगी। क्लियर है यहां तक? अब एनडीए की समरी फॉर्मेट आ जाता है एंड कंटेंट आ जाता है, जिसके अंदर आपको नॉन क्लिनिकल डेटा, जो हमारा पुराना डेटा है, नॉन क्लिनिकल का मतलब क्या, प्री क्लिनिकल का डेटा है, वो भी आपको देना है सारा का सारा। इसमें फार्माकोलॉजी स्टडी, एक्यूट टॉक्सिसिटी, मल्टी डोज टॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी, स्पेशल टॉक्सिसिटी, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी, एडीएमई, यानी कि जब आप एनडीए फाइल करते हैं तो बिफोर, जहां से जीरो से आपका डेटा इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ है, वो सारा डेटा जब तक 100% यानी कि ड्रग अप्रूवल में आ रही है तो वो आपको सारा का सारा ओवरऑल डेटा समराइज फॉर्म में देना पड़ता है। आपकी पीके फार्माकोडायनेमिक्स में फार्माकोकाइनेटिक्स का डेटा देना पड़ता है, बायोअवेलेबिलिटी का डेटा देना पड़ता है। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी समरी देनी पड़ती है, माइक्रोबायोलॉजिकल अगर आपने स्टडी की है, क्लिनिकल डेटा समरी देनी पड़ती है, क्लिनिकल ट्रायल्स में जो भी आपने चीजें करी हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी से रिलेटेड ओवरव्यू ऑफ क्लिनिकल स्टडी, कंट्रोल क्लिनिकल स्टडीज, अनकंट्रोल क्लिनिकल स्टडीज, इंफॉर्मेशन सेफ्टी समरी, वो सारा का सारा डेटा आपको देना पड़ता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज के लिए फॉर ड्रग अप्रूवल। इसके अलावा एनडीए का जो टेक्निकल सेक्शन होता है, उस टेक्निकल सेक्शन में आप क्या प्रोवाइड करेंगे, केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, इस सब का डेटा प्रोवाइड करेंगे, क्लिनिकल डेटा प्रोवाइड करेंगे, सैंपल मेथड्स, वैलिडेशन, लेवलिंग, नॉन क्लिनिकल डेटा, ह्यूमन फार्माकोकाइनेटिक्स, ये सारा डेटा आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। किस लिए? एनडीए के एप्लीकेशन में। अब जब ये डेटा आप एफडीए को देते हैं तो एफडीए की जो टीम है उसको क्या करती है, वेरीफाई करती है, इवैल्यूएट करती है, और ये डेटा जब क्या होता है, उनकी जो नीड है उनको सेटिस्फाई करता है, और उस सेटिस्फाई करने के बाद में क्या होता है, वहां का जो मेन हेड होता है एफडीए, वो अप्रूवल दे देता है कि आपकी ड्रग अब मार्केट में आ सकती है। क्लियर है यहां तक? तो ये सारी की सारी चीजें चलती हैं। अब वही फॉर्मेट अगर हमें इंडिया में फॉलो करना है, यानी कि अब आप आईएनडी एप्लीकेशन को इंडिया में फॉलो करेंगे, इंडिया के अंदर क्या कॉन्सेप्ट चलता है, तो वही सीडीएसयू के अंडर में आता है। सीडीएसयू इसको देखती है, डीएनसी एक्ट के अंडर में ये काम करता है। इसके साथ में हमारी जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी होती है और अपेक्स कमेटी होती है, टेक्निकल कमेटी होती है, वो आपके एनडीए एप्लीकेशन को वेरीफाई करती है, चेक करती हैं। हमारा मेन जो रहता है आपका वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया रहता है। उसके नीचे अलग अलग मेंबर्स आते हैं, ज्वाइंट ड्रग कंट्रोलर होता है, डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर होता है, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर होता है। उसके नीचे उनकी टेक्निकल और अपेक्स बॉडी के मेंबर्स रहते हैं जो इस पूरे के पूरे एप्लीकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर्स हो गए, असिस्टेंट इंस्पेक्टर हो गए, टेक्निकल एसोसिएट्स हो गए, और सपोर्टिंग स्टाफ हो गए जो इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पर 5 स्टेप्स लगते हैं टोटल आपके एनडीए के पूरा होने में। तो प्री क्लिनिकल स्टडीज आपको सबमिट करनी है आपके एनडीए एप्लीकेशन में। उसके बाद आपको आईएनडी एप्लीकेशन फिल करना है जिससे क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म हुआ है। फिर उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स आपको परफॉर्म करना है 3 फेज तक, और उसके बाद आप एनडीए को फाइल करेंगे। एनडीए फाइल करने के बाद आप सारा का सारा डेटा कहाँ भेजेंगे, सीडीएसयू के पास में। अब एनडीए का रिव्यू करेगी आपकी, और एनडीए रिव्यू करने के बाद सबसे पहले सेक कमेटी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी करेगी, फिर टेक्निकल कमेटी करेगी, फिर अपेक्स कमेटी करेगी। और अपेक्स कमेटी क्या करती है, मार्केटिंग ऑथराइजेशन अप्रूवल MAA ग्रांट कर देती है, जिससे क्या है, ड्रग का अप्रूवल हो जाता है। और फाइनल डिसीजन लेता है आपका DCGI, जो ड्रग का अप्रूवल कर देता है। ठीक है, और इसके बाद अप्रूवल मिलने के बाद हरी झंडी मिल जाती है, हमारी ड्रग मार्केट में आ जाती है, सिंपल सीधे फॉर्म में। प्री क्लिनिकल स्टडीज और ओवरऑल टाइम की बात करें तो प्री क्लिनिकल स्टडीज में 1 से 3 साल का समय लगता है। आईएनडी का एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो 2 से 3 महीने लग जाते हैं। इसके अलावा फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स के 6 से 12 मंथ लगते हैं। फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए 1 से 2 साल लग जाते हैं। फेज 3 में 2 से 3 साल लगते हैं। सबसे लंबा ज़्यादा ये पर्टिकुलर क्लिनिकल ट्रायल चलता है। एनडीए का जब सबमिट होता है एप्लीकेशन तो 6 से 12 महीने लग जाते हैं पूरा का पूरा प्रोटोकॉल आने में। फाइनल अप्रूवल और मार्केट ऑथराइजेशन अप्रूवल जब मिल जाता है उसके लिए पूरा 1 से 3 महीने लग जाते हैं। टोटल एस्टिमेटेड टाइमलाइन इसकी 5 से 8 साल रहती है, और ड्रग क्या है, अप्रूव हो जाती है। कुछ इसमें क्या है, फास्ट ट्रैक पाथवेज होते हैं जहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन में प्रायोरिटी बेसिस पर रिव्यू कर लिया जाता है और ड्रग का अप्रूवल मिल जाता है।
अब अगर हम यूएस एफडीए की बात करें तो वहाँ की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो एफडीए अप्रूव करती है, हमें सीडीएसयू अप्रूव करती है। यहाँ पर वहाँ पर जो हेड होता है वो कमिश्नर ऑफ एफडीए होता है, यहाँ पर डीसीजीआई होता है। ज्यूरिडिक्शन में आपके यूनाइटेड स्टेट और इंडिया आता है। एनडीए रिव्यू टाइम यहाँ पर 6 से 10 महीने, 4 से 6 मंथ लगता है, यहाँ पर 6 to 12 मंथ लगता है। फोकस किस पे करते हैं? यूएस ड्रग्स सेफ्टी और एफिकेसी पर। इंडिया में भी ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी पर काम करते हैं। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस आपका ग्लोबल बेंचमार्क के लिए होता है और अलाइन विद डब्ल्यूएचओ और एफडी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इंडिया काम करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम जानते हैं ANDA के नाम से, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। आपने मार्केट में देखा होगा बहुत सारी ऐसी ड्रग्स आती हैं जो कि नॉर्मल ड्रग्स से सस्ती होती हैं, उनको हम बोलते हैं जेनेरिक ड्रग्स। तो क्या आप जानते हैं कि ये क्यों सस्ती होती हैं? क्यों सस्ती होती हैं? आपकी पेटेंटेड ड्रग से। कारण है, ये जो ड्रग होती हैं वो आपकी जब भी किसी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने नई ड्रग बनाई और नई ड्रग बनाने के बाद में उसने एक पेटेंट फाइल कर लिया तो उसको एक एक्सक्लूसिव रॉयल राइट मिल गया, जिससे क्या है 20 ईयर्स तक कोई और कंपनी इस पर्टिकुलर ड्रग को नहीं बना सकती। लेकिन जब भी इनका पेटेंट एक्सपायर होता है तो जो डिफरेंट जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, रेफरेंस लिस्टेड ड्रग से उठाती हैं उस ड्रग को और फाइल करती हैं अपना एक क्या, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। यानी कि वो ड्रग जो ऑलरेडी मार्केट में हैं, जिनके ऊपर सारी स्टडी हो चुकी है, क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, प्री क्लिनिकल स्टडी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, ड्रग अप्रूवल हो चुकी है, बट जैसे ही उनका पेटेंट एक्सपायर होता है तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसको बना सकती है। अब ना तो उसे क्लिनिकल ट्रायल्स करने, ना उसे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करने, ना ड्रग डिस्कवरी में पैसा खर्च करना है, उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उनको ड्रग ऐसी बनानी है जो एकदम बायो इक्विवेलेंस स्टडी शो करे, यानी कि बायो इक्वल हो। सिंपल मीनिंग में क्या है, जैसी उस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाई है वैसी ही ड्रग आपकी कैसी होनी चाहिए, एकदम सिमिलर इफेक्ट के साथ में दिखनी चाहिए। तो ये क्या डेटा सबमिट करता है, कंटेंट डेटा सबमिटेड टू एफडीए और हम कह सकते हैं सीडीएसयू फॉर असेसमेंट एंड इवेंचुअल अप्रूवल फॉर जेनेरिक मेडिसिन प्रोडक्ट। वंस approved an application may produce market the generic drug product to provide a safe, effective and lower cost alternative. It refers to the brand name medication. अब इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ ANDA किस किस ड्रग के लिए कर सकते हैं, नो लिस्टेड पेटेंट्स। अगर किसी ड्रग के पास कोई पेटेंट उसका एक्सपायर हो गया, उसका कोई पेटेंट नहीं उसके लिए। इसके अलावा लिस्टेड पेटेंट जिनका एक्सपायर हो चुका है, इसके अलावा पेटेंट विल एक्सपायर सून, जल्दी ही उनका एक्सपायर होने वाला है, या पेटेंट उनका इनवैलिड हो चुका, उन ड्रग के लिए आप ANDA फाइल कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर क्या डिफरेंट फेडरल रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे कि 21 CFR 314, 21 CFR 320, 21 CFR 310। ये आपका किया जाता है जो ड्रग आपकी FDA अप्रूवल है, मार्केट में है, एंटीबायोटिक्स है, उनका पेटेंट एक्सपायर होने वाला है, बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर फाइल किया जाता है और न्यू ड्रग के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑफिस फॉर जेनेरिक ड्रग्स, उनके पास ये डेटा जाता है, ANDA का एप्लीकेशन वो चेक करते हैं और उनका मेन क्राइटेरिया रहता है कि बायो इक्विवेलेंस की स्टडी, यानी कि जहां पर देखो यहाँ पर क्या है, अगर कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई भी जेनेरिक ड्रग बनाती है तो उसको बायो इक्विवेलेंस की क्या है, स्टडी एकदम शो करनी पड़ती है। 98% तक आपकी जो ड्रग है वो सिमिलर होनी चाहिए एज इट इज। कौन कौन से केमिकल यूज हो रहे हैं, जिस मैन्युफैक्चरिंग साइट में बन रही है, वो सारी की सारी चीजें क्या होनी चाहिए, अप्रूव्ड होनी चाहिए। अब यहाँ पर कंटेंट क्या होना चाहिए आपके पास जब आप ANDA एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट, बेसिक्स ऑफ ANDA सबमिशन, कंडीशन ऑफ यूज, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोजेस फॉर्म, वो सारा का सारा आप डेटा सबमिट करेंगे। बायो इक्विवेलेंस एंड बायो अवेलेबिलिटी की, लेवलिंग की, केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और कंट्रोल्स की, सैंपल्स, पेटेंट सर्टिफिकेशन, फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन और अदर इंफॉर्मेशन जो आपको ANDA में फिल करनी पड़ती है। अब सिंपल प्रोसेस में हम समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी एप्लीकेंट जो स्पॉन्सर्ड है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो ANDA के एप्लीकेशन को फाइल करेगी, उन ड्रग्स को रेफरेंस लिस्टेड जो हमारी ड्रग होती हैं वहां से ड्रग को उठाएगी और उनकी ड्रग का क्या करेगी, एक पूरी स्टडी करेगी और उनके ऊपर क्या करेगी, बायो इक्विवेलेंस की स्टडी परफॉर्म करेगी। जैसे ही यहाँ पर ड्रग दिखती है कि आपका क्या है, FDA को भेजा तो वहां की कमेटी जब उसको चेक करती है, अगर उनको लगता है कि बायो इक्विवेलेंस की स्टडी ठीक नहीं है तो उसको रिफ्यूज कर सकते हैं, बाद में लेटर इशू कर देंगे कि आप अपनी बायो इक्विवेलेंस की स्टडी ठीक करके लाओ। उसके बाद जो हमारी जो पर्टिकुलर जेनेरिक डिपार्टमेंट है और CDR है वो इसको
इवेलुएट करता है, चेक करता है, और इसके बाद वो इवेलुएट करता है मेन स्टडी जो कि आपकी रहती है बायोइक्विवेलेंस की, और केमिस्ट्री और माइक्रो रिव्यूज के बारे में करता है। जैसे ही ये पर्टिकुलर इसको रिव्यू करता है तो प्लांट इंस्पेक्शन भी होता है जहां पर आपकी ड्रग बन रही है। अब बायोइक्विवेलेंस जो रिव्यू है अगर वो एक्सेप्टेबल है तब तो उनको अप्रूवल मिल जाएगा, अगर नहीं है तो एक बायोइक्विवेलेंस डिफिशियंसी लेटर दे दिया जाता है कि आप वापस से परफॉर्म करो। सिमिलरली केमिस्ट्री का डेटा देखा जाता है, अगर ये सारा का सारा डेटा एक्सेप्टेबल है तब तो प्रोसेस आगे चलेगा, वरना नॉट अप्रूवल लेटर दे दिया जाता है। और जब ये सारा का सारा डेटा एकदम सही रहता है, एक्सेप्टेबल रहता है, तो प्री अप्रूवल मिल जाता है और इंस्पेक्शन एक्सेप्टेबल हो जाता है। फिर क्या करते हैं, एफडीए वहां पे जाके इंस्पेक्ट करता है और एएनडीए का ड्रग का अप्रूवल मिल जाता है और आपकी ड्रग मार्केट में आ जाती है। यहां पर एक पॉइंट ये भी है कि कुछ कुछ ड्रग्स के लिए एक्सक्लूसिव राइट किसको मिल जाता है, जो जेनरिक ड्रग की कंपनी जिन्होंने एएनडी फाइल किया उनको भी कुछ मंथ का, कुछ पर्टिकुलर पीरियड का क्या मिल जाता है, कि एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है। जैसे क्या है, ऑर्फन ड्रग्स के लिए 7 ईयर्स का मिलता है, न्यू केमिकल एंटिटीज के लिए 5 ईयर्स का मिलता है, पीडियाट्रिक एक्सक्लूसिविटी के लिए 6 मंथ का मिलता है, और पेटेंट चैलेंज जिनके रहता है तो 180 डेज का मिलता है। मेन चीज डिफरेंस तो आप समझ ही गए होंगे, एनडीए और एएनडीए में सिंपल डिफरेंस है कि जब भी हम किसी नई ड्रग न्यू केमिकल एंटिटी के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स करना चाह रहे हैं, वो अप्रूवल चाह रहे हैं, उसके लिए हम एनडीए फाइल करेंगे। और ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग के ऊपर हम दोबारा से कोई अप्रूवल चाह रहे हैं दूसरी कंपनी से, तो उसके लिए आपको फिल करना पड़ेगा क्या, एएनडीए। यहां पर आपको कोई भी क्लिनिकल स्टडीज नहीं करनी, कोई रिसर्च नहीं करनी, आप बस बेसिक बायोइक्विवेलेंस का डेटा सबमिट करिए, बायोइक्विवेलेंस की स्टडीज करिए, देन आपको अप्रूवल मिल जाएगा उन ड्रग का। इंडिया के अंदर एनडीए का प्रोसेस कैसे चलता है, रेफरेंस लिस्टेड ड्रग आपको सिलेक्ट करनी है और उसके बाद आपको क्या करना है, बायोइक्विवेलेंस की स्टडीज को डिमॉन्स्ट्रेट करना है। प्री एनडीए रिक्वायरमेंट जो रहती है कंडक्ट करो आप बायोइक्विवेलेंस स्टडीज, जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग कंप्लायंस को फॉलो करो, स्टेबिलिटी स्टडी डिसोल्यूशन रेट का डेटा आप चेक करो, उसके बाद एएनडीए को फाइल करो, सबमिट करो अपने बायोइक्विवेलेंस रिपोर्ट्स को, क्यूसी डेटा को, स्टेबिलिटी डेटा को, लेवलिंग डेटा को मैच होनी चाहिए आपकी जो रेफरेंस लिस्टेड ड्रग है उससे। उसके बाद सीडीएससी उसको रिव्यू करता है, इवेलुएट करता है आपका फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस का डेटा, एंड उसके बाद परफॉर्म करता है वो साइट इंस्पेक्शन जहां पर आपने उस ड्रग को क्या किया है, बनाया है, और उसके बाद मार्केट ऑथराइजेशन अप्रूवल मिल जाता है और उसके बाद ड्रग आपकी अप्रूव हो जाती है। बायोइक्विवेलेंस स्टडी में 6 to 12 मंथ का समय लगता है और इनिशियल रिव्यू में 2 से 3 महीने का, सीडीएससी रिव्यू और क्वेरी रिजॉल्व होने में 6 से 12 महीने का, फाइनल अप्रूवल 1 से 3 महीने में मिल जाता है। टोटल जो समय लगता है एएनडीए अप्रूवल में वो 1.5 से 3 साल का समय लगता है और इन सब के बाद आपकी जो जेनरिक ड्रग है वो अप्रूव कर दी जाती है। ठीक है, तो अभी हमने यहां पर जो पढ़ा आपका आईएनडी, उसके बाद एनडीए और उसके बाद हमने पढ़ा एएनडीए। आईएनडी आपका किया जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स के अप्रूवल को, क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करने के लिए, एनडीए आपके ड्रग अप्रूवल के लिए और एएनडी आपके जेनरिक ड्रग अप्रूवल के लिए किया जाता है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है कि अगर आपको कोई भी अप्रूव्ड ड्रग के अंदर चेंजेस करने, फॉर एग्जांपल मैंने पैरासीटामोल बनाया, अब मैं क्या चाहता हूं कि पैरासीटामोल के इंडिकेशन में चेंज कर दूं, उसके लेवल में चेंज कर दूं, उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट में चेंज कर दूं, तो क्या मुझे एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी? चेंजेस के लिए आपको क्या एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, तो वो देख लेते हैं। देखिए, अगर मेजर चेंज है, यानी कि आपको क्या है उसके डायरेक्ट की मॉलिक्यूल में चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे। यहां पर क्या है, सिग्निफाइंट पोटेंशियल है, अनडिजायरेबल इन्फ्लुएंस आ सकता है। इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको सीडीएससी और एफडीए से अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब आप कोई मेजर, जैसे कि आप उसके एपीआई के सोर्सेज में चेंज कर रहे हैं, मेजर फॉर्मुलेशन प्रोसेस में चेंज कर रहे हैं, न्यू इंडिकेशन में चेंज कर रहे हैं, देन आपको क्या करेगा, एफडीए और यूएस से सीडीएससी से परमिशन लेनी पड़ेगी आप उस ड्रग के अंदर कुछ भी चेंजेस करने में। मॉडरेट चेंजेस क्या हो सकते हैं, मॉडरेट रिस्क होंगे, अफेक्टिंग आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी, प्योरिटी, इन सब के ऊपर काम कर रहा है। इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, आप क्या करेंगे, सप्लीमेंट सीबीई 30 फॉर्म फिल करेंगे और इसके बाद आपका कुछ दिनों के बाद में रिपोर्ट मिल जाए। इसमें क्या है कि अगर आप ऐड कर रहे हैं कुछ और केमिकल या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट, देन आप क्या कर सकते हैं,
ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐड कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, लेबलिंग, वार्निंग साइन बना रहे हैं, कुछ माइनर फॉर्मुलेशन चेंजेस कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, ये एप्लीकेशन यानी कि चेंज बीइंग इफेक्टेड, माइनर चेंजेस और एनुअल रिपोर्ट। अगर आपने बहुत माइनर चेंज किए हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने एडिटोरियल करेक्शंस किए हैं, पैकेजिंग डिजाइन चेंजेस किए हैं, तो आप उस अपने एनुअल रिपोर्ट में सबमिट कर दोगे और बता दोगे कि जो ड्रग है उसके अंदर हमने माइनर चेंजेस किए हैं। इससे क्या है, उसकी एडवर्स इफेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आइडेंटिटी स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्वालिटी पर फर्क नहीं पड़ रहा है, प्योरिटी पर फर्क नहीं पड़ रहा है, उसकी पोटेंसी पर फर्क नहीं पड़ रहा है, लाइफ थ्रेटनिंग कुछ नहीं है, रिस्की कुछ नहीं है। तो ये एनुअल रिपोर्ट में आप सबमिट कर देंगे एफडी और सीडीएसओ के, हमने अपनी ड्रग में ये सारी की सारी चीजें ही। यहां पर आपको कोई भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ऐसा कुछ चेंज करने के लिए अप्रूवल लेना पड़े, पर इन दो कंडीशन में आपको अप्रूवल लेना पड़ता है यहां पर। और ऐसा जब माइनर मॉडरेट चेंज होता है 30 डेज के अंदर आप इफेक्टिव ले सकते हैं, उसके बाद चेंजेस करने के बाद। स्पेसिफिक एरियाज क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं, जैसे कंपोनेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग साइट होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी टेस्ट होगा, कंटेनर एंड क्लोजर सिस्टम होगा, लेवलिंग एंड पैकेजिंग, इन सब के अंदर ही आप चेंजेस कर सकते हैं। और वो भी बताने के बाद मल्टीपल रिलेटेड चेंजेस, मल्टीपल रिलेटेड जैसे फॉर डिफरेंट रिकमेंडेशन रिपोर्टिंग कैटेगरीज अलग अलग आ जाती हैं। जैसे कि माइनर में तो आपका एनुअल रिपोर्ट, मॉडरेट में आपका CBGO 30 डेज का और 1 साल के पहले ये लागू हो जाता है, मॉडरेट में आपका 30 डेज वाला रहता है, 30 डेज आफ्टर रिसिप्ट सबमिशन, और मेजर चेंजेस में आपके प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है, 6 मंथ का इसमें टाइम लगता है। तो यही था पूरा का पूरा प्रोसेस आपका यूनिट सेकंड का, जहां पर हम डिफरेंट एप्लीकेशंस, टाइमलाइन और उनके कंटेंट के बारे में पढ़ते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर BrainDesk EDU, जहां पर आपको डिटेल्ड और PPT वर्जन में समराइज फॉर्म वाले नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।